मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गर्मियों की रातें गांव में अलग ही होती हैं। शहर में रात को भी रोशनी रहती है, सड़कों पर, दुकानों पर, गाड़ियों की हेडलाइट में। मगर गांव की रात एक अलग ही जीव होती है। वहाँ अंधेरा सिर्फ आँखों पर नहीं बल्कि पूरे बदन पर पड़ता है। हर्ष ने ये पहली बार महसूस किया था जब वो अपने नानी के घर पहुंचा था। मई की उस उमस भरी शाम को जब ट्रेन से उतरते ही हवा में मिट्टी और आम के बैर की मिली जुली खुशबू आई। हर्ष 20 साल का था, दिल्ली में पला बढ़ा इंजीनियरिंग के दूसरे साल का छात्र। कद ठीक ठाक, आंखें तेज और एक हल्की सी मुस्कुराहट जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी, जैसे कि कोई भी बात उसे ज़्यादा देर तक गंभीर ना रख सके। उसके दोस्त उसे रैशनलिस्ट बुलाते थे मजाक में। हर्ष को भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब बातों पर वही यकीन था जो किसी जली हुई माचिस पर होता है, कोई नहीं। नानी का गांव बुलंद शहर से कोई 15 किलोमीटर दूर था। छोटा सा गांव, कोई 300-400 घर, एक पुराना कुआं, एक प्राइमरी स्कूल जिसकी दीवारें हर बरसात में थोड़ी और झुक जाती थीं, और एक मंदिर जहां सुबह शाम घंटी बजती रहती थी। हर्ष वहां 3-4 साल में एक बार आता था, बस नानी की याद आ जाए तब, या परीक्षाओं के बाद जब कुछ दिन सुस्ताना हो तब। वो शाम गांव के किनारे वाले आम के पेड़ के नीचे गुजरे थे। पेड़ पुराना था, इतना पुराना कि उसके तने की जगह जगह दरारें थे और जड़ें जमीन के ऊपर उठकर बाहर आ गई थी, जैसे बूढ़े आदमी की नसें। पेड़ की छाया घनी थे और उसमें शाम की हवा आती रहती थी। हर्ष अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ बैठा था, विकास, सलीम और रामू। ये तीनों गांव के ही थे और हर बार जब हर्ष आता था तो ये तीनों उसके पक्के साथी बन जाते थे। बातें शुरू हुई थी क्रिकेट से, फिर फिल्मों पर आई, फिर किसी लड़की का जिक्र हुआ और उस पर खूब हंसी हुई, और फिर धीरे धीरे जैसे शाम का अंधेरा आता है बातें उस तरफ मुड़ गईं। सलीम ने ही शुरू किया था। उसने एक आम की डाल की तरफ देखा और फिर बोला कि गांव के पूरब की तरफ जो पुरानी कब्रिस्तान है वहां अब कोई नहीं जाता। मुर्दों को दफनाना भी वहां सालों पहले बंद हो गया था। नई कब्रिस्तान गांव से 2 किलोमीटर दूर बनाई गई थी। विकास ने धीरे से कहा कि उसके बाप ने एक बार बताया था कि वहां कुछ है। क्या है ये किसी को ठीक से मालूम नहीं, बस इतना पता है कि जो भी उस तरफ गया रात को, दिन में नहीं, वो सही से वापस नहीं आया। किसी को बुखार चढ़ गया जो हफ्ते भर नहीं उतरा। किसी ने कुछ देखा जो उसने किसी को बताया नहीं। और एक बुजुर्ग थे, रहमत चाचा, जो 20 साल पहले उधर गए थे और वापस आकर 3 दिन बोले ही नहीं। हर्ष सुन रहा था, उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थे। उसने कहा कि ये सब बस अफवाहें हैं, गांव में काम नहीं होता इसलिए लोग ऐसी कहानियां गढ़ते हैं। कब्रिस्तान एक जगह है बस, वहाँ क्या होगा, पुरानी कब्रें, झाड़ झंझाड़, अंधेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर्ष ने तब वो बात कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थे। उसने कहा कि वो उस रात कब्रिस्तान जाएगा और अंदर से एक सेल्फी लेकर आएगा। तीनों ने मना किया,
सलीम ने ज़्यादा जोर दिया क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला था और उसके घर से उस जगह के बारे में सख्त हिदायत थे। मगर हर्ष हंसता रहा और टालता रहा। आम के पेड़ के नीचे वो बात वहीं ख़त्म हो गई, मगर हर्ष के जहन में वो ख्याल बैठा रहा। रात के करीब 11 बजे नानी के घर में सब सो चुके थे। नानी को नींद जल्दी आती थी, नाना को तो 8 बजे ही आंख लग जाती थी। हर्ष की माँ उसे यहाँ छोड़कर वापस दिल्ली चली गई थी। उन्हें दफ्तर जाना था। घर में बस वो, नानी, नाना और एक पुरानी दीवार खड़ी थे जो हर घंटे पर टिक टिक की जगह एक भारी सी आवाज़ निकालती थी। हर्ष उठा चुपचाप। उसने अपना फ़ोन उठाया, चार्ज था, टॉर्च भी थे। जूते पहने और दरवाज़ा खोला। दरवाजे में हल्की सी चरमराहट आई। उसने रुक कर सुना। घर में कोई हलचल नहीं। वो बाहर निकल गया। गांव की रात, सड़क सुनसान थी। घरों के बाहर 1-2 कुत्ते बैठे थे जो उसे देखकर कान खड़े करते फिर वापस सो जाते। आसमान में चांद था, पूरा नहीं आधा, और उसकी रोशनी में कच्ची सड़क पर उसकी परछाई बन रही थी। हवा बिल्कुल नहीं थी। गर्मी थी, मगर उस किस्म की गर्मी नहीं जो बेचैन करती है, बल्कि भारी लगती है। हर्ष चलता रहा। गांव के पूरब की तरफ रास्ता कच्चा था, खेतों के बीच से गुजरता था। दोनों तरफ गेहूं की कटी हुई फसल की ठूठ थे जो चांद की रोशनी में किसी और ही चीज़ जैसे लगते थे। हर्ष ने फ़ोन की टॉर्च चलाई। रोशनी का एक छोटा सा दायरा उसके आगे बनता था और उससे बाहर सिर्फ रात। वो 5-7 मिनट चला होगा। कब्रिस्तान का लोहे का दरवाज़ा उसे दूर से ही दिख गया। दीवारें पुरानी ईंटों की थी, कहीं कहीं टूटी हुई, कहीं पर झाड़ियाँ ऊपर से बाहर निकल आई थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, गहरे लाल भूरे रंग का। उसके ऊपर लोहे के कुछ अरबी हर्फ बने थे जो अब घिस पिट कर धुंधले पड़ चुके थे। हर्ष दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। उसने 1 सेकंड रुककर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घुप अंधेरा था। दरवाजे की दरारों से हवा नहीं आ रही थी, जैसे अंदर हवा थी ही नहीं, या थी तो रुकी हुई थी। हर्ष ने दरवाजे को हथेली से धकेला। लोहा ठंडा था। इतनी गर्मी में रात को भी वो दरवाज़ा ठंडा था। हर्ष ने एक पल के लिए हाथ वापस खींचा, फिर जोर लगाया। दरवाज़ा खुल गया, एक भारी लंबी चरमराहट के साथ जो सन्नाटे में बहुत दूर तक गई। हर्ष अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के अंदर का माहौल बाहर से अलग था। ये फ़र्क बताना मुश्किल है। हवा वैसी ही थी, चांद वैसा ही था, मगर कुछ था जो बदल गया था, जैसे किसी ने आवाज़ों का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया हो। बाहर कुत्तों की दूर की आवाज़ आती थी, झिंगुर बोलते थे। अंदर वो सब दब गया था। यहाँ सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा जो खाली नहीं लगता बल्कि भरा हुआ लगता है। कब्रें बेतरीब थे, कुछ पक्की थे, सफ़ेद पुती हुई, मगर अब वो सफ़ेदी पीली और धूसर हो गए थे। कुछ सिर्फ मिट्टी के उभार थे जिनके सिरहाने पत्थर गड़े थे। कुछ पर नाम थे, कुछ पर तारीखें थी। पढ़ने की कोशिश करो तो टॉर्च की रोशनी काफ़ी नहीं थी। पूरी ज़मीन पर घास उगी हुई थी, वो घास जो बरसों से कटी नहीं होती, जिसमें उलझकर पांव रुकते हैं। हर्ष आगे बढ़ा। उसे खुद पर यकीन नहीं था, मगर जिस्म को यकीन और दिमाग का यकीन अलग अलग होता है। उसका दिमाग कह रहा था यहाँ कुछ नहीं, मगर उसकी पीठ पर जो सनसनी थे, उसके गर्दन के पीछे जो बालों का खड़ा होना था, वो किसी और ही भाषा बोल रहा था। उसने एक टूटी हुई कब्र ढूंढी
जिसका पत्थर आधा झुक गया था, जिसके गिर्द घास सबसे घनी थे। वहां खड़े होकर उसने फोन उठाया, कैमरा खोला, सेल्फी मोड। स्क्रीन पर उसका चेहरा आया, थोड़ा पीला टॉर्च की रोशनी में। पीछे कब्रें थे, अंधेरा था। उसने फ्रेम थोड़ा एडजस्ट किया ताकि एक दो कब्रें और भी दिखें। और तब उसने देखा स्क्रीन पर उसके ठीक पीछे एक आकृति, एक आदमी सफेद कपड़ों में, सिर पर टोपी, खड़ा था बिल्कुल स्थिर। हर्ष का हाथ रुक गया, सांस रुक गई। 2 सेकंड, जो 2 घंटे जैसे लगे, वो स्क्रीन को देखता रहा। आकृति हिली नहीं। उसने सोचा शायद कोई भ्रम हो, कोई पत्थर हो, कोई पेड़ की टहनी हो, मगर आकृति का सिर हल्का सा झुका। हर्ष घूमा। वहां एक आदमी खड़ा था, असली जीता जागता। उम्र कोई 50 के आसपास, दुबला बदन, सफेद कुर्ता पजामा, सिर पर सफेद टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, सफेद और काले बालों की आंखें। उन आंखों में जो भाव था वो थकान था, घबराहट थे, और कुछ और भी था जिसे हर्ष उस वक्त पहचान नहीं सका। आदमी ने धीरे से कहा, माफ कीजिएगा, मैं डराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। हर्ष की सांस वापस आई, धड़कन अभी भी तेज थी। उसने पूछा, इतनी रात को यहाँ? आदमी ने कहा, वो यहीं खेलता है, रोज आता है, आज वापस नहीं आया। हर्ष को ये बात अजीब लगी। कौन बच्चा कब्रिस्तान में खेलता है और रोज? मगर आदमी का चेहरा देखकर उसमें जो बेबसी थे वो असली लग रहे थे। इंसान ऐसा चेहरा बना नहीं सकता। हर्ष ने कहा, अच्छा चलिए ढूंढते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। हर्ष बाईं तरफ गया, टॉर्च की रोशनी में कब्रों के बीच में रास्ता बनाते हुए वो धीरे धीरे चल रहा था। हर कब्र के पास रुककर देखता, कहीं कोई बच्चा छुपा तो नहीं है। कब्रिस्तान उतना बड़ा नहीं था, मगर अंधेरे में हर जगह दूर लगते थे। तभी उस आदमी की आवाज आई, मिल गया। हर्ष उस आवाज की दिशा में बढ़ा। आदमी कब्रिस्तान के पिछले कोने में खड़ा था। उसके सामने एक कब्र थे, बाकी कब्रों से थोड़ी अलग। इसका पत्थर नया नहीं था, मगर टूटा भी नहीं था। सफेदी बाकियों से थोड़ी कम पुरानी लग रही थे। कब्र के सिरहाने लोहे की एक छोटी सी पट थे, उस पर कुछ लिखा था। आदमी कब्र को देख रहा था। हर्ष उसके पास गया और पूछा, कहाँ है आपका बच्चा? आदमी ने कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, ये रहा। हर्ष ने कब्र को देखा, फिर आदमी को। उसने धीरे से समझाया, ये तो कब्र है। आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, कोई गलत फहमी नहीं, बस एक गहरी थकी हुई पुरानी तकलीफ। फिर उसने कहा, हाँ। बस यही एक लफ्ज। हर्ष कुछ और कहने ही वाला था कि आदमी ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार आदमी की निगाहें उसके चेहरे पर नहीं थे, उससे थोड़ा बगल में थे। आदमी ने कहा, नहीं, मेरा बच्चा भी है, देखिए आपके बगल में ही तो खड़ा है। हर्ष का जिस्म पत्थर हो गया। उसने नहीं देखा। पहले 1 सेकंड तक तो उसने कोशिश की कि वो ना देखे। फिर उसकी गर्दन उसकी मर्जी के बिना बहुत धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ी। वहाँ कोई नहीं था, खाली हवा थी, कब्रें थी, अंधेरा था, मगर उस खाली हवा में एक ठंडक थी जो किसी और जगह नहीं थी। एक दायरा था, कोई 3-4 फुट का, जहां हवा अलग थे, और उस दायरे में हर्ष को लगा कुछ था, कोई था जो दिखता नहीं था।
हर्ष ने फ़ोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरा खोला और उस खाली जगह की तरफ कर दिया। स्क्रीन पर एक बच्चा था, कोई 7-8 साल का, सफ़ेद कपड़े, बाल साफ कटे हुए। चेहरा, उस बच्चे का चेहरा हर्ष ने सिर्फ 1 सेकंड देखा और फिर उसने फ़ोन नीचे कर लिया। वो 1 सेकंड उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बच्चे की आंखें थी खुली हुई, गहरी, और उनमें कोई भाव नहीं था, ना डर, ना खुशी, ना दुख, बस एक खालीपन जो इंसानी आंखों में नहीं होता। हर्ष को याद नहीं कि वो कब्रिस्तान से कब और कैसे बाहर निकला। बाद में जब वो सोचता था तो उसे बस इतना याद आता था कि वो भागा नहीं था, वो चला था, मगर बहुत तेज, बिना पीछे देखे। दरवाज़ा खुला था, उसने बंद नहीं किया था। कच्ची सड़क पर वो तब तक चलता रहा जब तक घरों की रोशनी नज़र नहीं आई। नानी के घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, चुपचाप अंदर गया और बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आई, छत को देखता रहा। पंखा चल रहा था, घूमता रहा। दीवार घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1, फिर 2। उसने फ़ोन उठाया, गैलरी खोली। उसने कब्रिस्तान में एक भी फ़ोटो नहीं खींची थी। अगले दिन हर्ष सुबह देर से उठा। नानी ने पूछा कि रात को ठीक से सोया कि नहीं। उसने कहा हाँ, खाना खाया, चाय पी, दिन गुजरता रहा। शाम को वो अकेले सलीम के घर गया। सलीम ने उसका चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा, बस अंदर ले गया, दरवाज़ा बंद किया और पूछा, गए थे? हर्ष ने हाँ कहा। सलीम ने पूछा, वहाँ कोई था? हर्ष ने जो देखा वो बताया, सब कुछ, आदमी, बच्चा, कब्र, कैमरे की स्क्रीन, सब। सलीम काफ़ी देर चुप रहा, फिर उसने बताया वो बात जो गांव के बुजुर्ग जानते थे। करीब 15 साल पहले उस पुरानी कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी गई थी, बच्चे की कब्र। बच्चे का नाम था इमरान, 7 साल का, रहमत अली का बेटा। रहमत अली उसी गांव का था, एक मामूली आदमी, छोटी सी खेती करता था। इमरान उसका इकलौता बेटा था। बीवी बेटे के जन्म के कुछ साल बाद गुजर गई थे, तो रहमत ने उसे अकेले ही पाला था। इमरान शरारती था, हंसमुख, गांव के सारे बच्चों में सबसे आगे रहता था और उसकी एक आदत थी, वो कब्रिस्तान के पास खेलता था। रहमत ने रोका, समझाया, मगर बच्चे की जिद थे। वो कहता था कि वहाँ अच्छा लगता है, शांत रहता है। एक दिन शाम को इमरान खेलने गया और वापस नहीं आया। रहमत ने ढूंढा, गांव वालों ने ढूंढा, 2 दिन तक सब ढूंढते रहे। तीसरे दिन इमरान मिला, कब्रिस्तान के अंदर, उस कोने में जहाँ झाड़ियाँ सबसे घनी थी। वो सो रहा था, ऐसा लगा, मगर उठा नहीं। डॉक्टर ने कहा दिल बंद हो गया। कोई बाहरी चोट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बस चला गया। रहमत टूट गया। उसने इमरान को उसी कब्रिस्तान में दफनाया, उसी जगह के पास जहां वो खेलता था। उसने कहा कि जहां बच्चे को अच्छा लगता है वहीं रहे। मगर उसके बाद रहमत वहां रोज जाने लगा। पहले दिन में, फिर शाम को, फिर रात को। गांव वालों ने देखा, रोका, मगर रहमत ने कहा बेटा बुलाता है, उसे वहां जाना है। कुछ महीनों बाद रहमत भी गुजर गया। डॉक्टरों ने कहा दिल टूट गया। जो लोग जीने की वजह खो देते हैं वो ऐसे ही जाते हैं। उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, बेटे की कब्र के पास। उसके जाने के बाद ही वो कब्रिस्तान बंद हो गया। गांव वालों ने नई कब्रिस्तान बनाई और वो पुरानी जगह उसे छोड़ दिया। सालों से कोई नहीं जाता, दिन में भी नहीं, क्योंकि जो लोग गए उन्होंने बताया कि रात को वहाँ एक आदमी दिखता है, सफ़ेद कपड़ों में, अपना बच्चा ढूंढता है
और जो उससे मिलकर वापस आए उन्होंने कहा कि वो आदमी किसी के बगल में किसी अनदेखे की तरफ इशारा करता है। मगर हर्ष पहला था जिसने कैमरे से उस बच्चे को देखा था। सलीम की बात खत्म हुई, कमरे में चुप्पी थे। हर्ष ने पूछा, रहमत अली कैसे दिखते थे? सलीम उठा, एक पुरानी दराज खोली, उसमें एक धुंधली सी फोटो निकली किसी की शादी की। उसमें लोगों की भीड़ में एक तरफ एक आदमी था, दुबला बदन, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी। हर्ष ने फोटो खींची, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बंद नहीं हुई, बस एक लंबी सांस निकली। वो आदमी जिससे वो रात भर कब्रिस्तान में मिला था वो रहमत अली था, जो 15 साल पहले गुजर चुका था। हर्ष उस रात के बाद 3 दिन और गांव में रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, नाना को नहीं, नानी को नहीं, माँ को फ़ोन पर भी नहीं। मगर उसके साथ कुछ बदल गया था। वो रैशनलिस्ट नहीं बचा, या शायद वो और ज़्यादा रैशनलिस्ट हो गया, क्योंकि अब वो जानता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दिमाग के तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मौत के बाद भी नहीं टूटते। एक बाप और बेटे, उसके बीच का रिश्ता जो ना कब्र से रुका ना वक्त से। दिल्ली वापस जाने के दिन हर्ष सुबह जल्दी उठ गया। नानी सो रही थी, घर में चुप्पी थी। हर्ष बाहर आंगन में खड़ा हुआ। सूरज अभी निकला नहीं था, बस उसकी रोशनी आसमान के एक किनारे पर फैलने लगी थी। उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखकर कुछ मांगा नहीं, बस सिर झुकाया। उस बाप के लिए जो 15 साल बाद भी अपना बच्चा ढूंढ रहा है, उस बच्चे के लिए जो कब्रिस्तान में अकेला नहीं था, और उस रात के लिए जिसने उसे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ज़हलत ये नहीं होती कि वो भूतों से डरे। सबसे बड़ी ज़हलत ये होती है कि वो सिर्फ वही मानता है जो दिखता है। कुछ चीज़ें दिखती नहीं मगर होती ज़रूर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश से पहले हवा बदल जाती है, किसान इसे जानते हैं, पुराने दरख्त इसे महसूस करते हैं। और उस रात जब ईशांत अपनी साइकिल पर गोपालगंज की तरफ निकल रहा था, हवा कुछ ऐसे ही बदली थी जैसे किसी ने पूरे आसमान का रुख पलट दिया हो। पत्तियां उल्टी हो गए थे, मिट्टियों से एक सौंधी गंध नहीं बल्कि एक अजीब सी तीखी गंध उठ रही थी, जैसे बहुत पुरानी, बहुत गहरी कोई चीज़ ज़मीन के अंदर से सांस ले रही हो। ईशांत ने उस वक्त इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो बस पैंडल मार रहा था। भवानी मेडिकल स्टोर, गोपालगंज कस्बे का मुख्य सड़क पर एक छोटी सी दुकान थी जिसकी दीवारें पुरानी हो चली थी, मगर शीशे के कैबिनेट हमेशा चमकते थे। मालिक श्रीकांत जी, उम्र कोई 55 के आसपास, हर सुबह खुद झाड़ू लगाते थे, हर शाम भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते। ईशांत उन्हें मालिक जी कहता था, मगर श्रीकांत उसे हमेशा बेटा ही बुलाते थे। ईशांत के पिता 2 साल पहले गए थे। अचानक एक सुबह उठे नहीं। माँ का दिल अभी तक आधा रह गया था और घर की जिम्मेदारी, 2 छोटी बहनें, बूढ़ी दादी, किराया, राशन, सब कुछ 19 साल के ईशांत के कंधों पर ही आ गिरा था। श्रीकांत जी ने उसे काम दिया था, तनख्वाह कम थे मगर इज्जत पूरी थी। उस रात श्रीकांत जी 2 दिन पहले से ही अपने साले की शादी के लिए शहर गए हुए थे।
स्टोर की चाबी ईशांत के पास थी। रोज की तरह उसने शटर बंद करना शुरू किया था। बाहर की बत्तियां बुझ गई। हिसाब का रजिस्टर बंद हुआ। काउंटर पहुंचा कि तभी लैंडलाइन बजा। उस जमाने में स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। जो फोन था वो काउंटर के एक कोने में बैठा एक पुराना प्लास्टिक का यंत्र था, जिसके नंबर इतने घुस चुके थे कि उंगलियां खुद ब खुद सही बटन ढूंढ लेती थे। ईशांत ने रिसीवर उठाया। सामने से एक आवाज आई, एक बच्चे की आवाज। जल्दबाजी में सांस फूली हुई। भाई साहब जल्दी दवाई लेकर आ जाइए। गोपालगंज से 2 किलोमीटर दूर जो गांव है उसके आखिरी घर में बुखार की दवा, जल्दी इमरजेंसी है। और फिर लाइन कट। ईशांत कुछ देर रिसीवर थामे खड़ा रहा। उसने दोबारा उसी नंबर पर मिलाने की कोशिश की, वो नंबर जो इनकमिंग कॉल की घंटी से आया था, मगर फोन ना लगा। ना एंगेज टोन, ना घंटी, बस एक मुर्दा खामोशी, जैसे दूसरी तरफ कोई तार ही ना हो। ईशांत को अजीब लगा। भवानी मेडिकल होम डिलीवरी नहीं करता था, ये बात पूरे गोपालगंज को पता थी। फिर ये फ़ोन क्यों? और उस बच्चे को कैसे पता था कि ईशांत अभी यहाँ है? उसने पते को मन में दोहराया। गोपालगंज से 2 किलोमीटर दूर आखिरी घर। वो गांव उसने कभी नाम से नहीं जाना था, मगर रास्ता मालूम था। पक्की सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था, जहां खेत खत्म होते थे और जंगल शुरू होता था। बाहर आसमान काला हो रहा था। बिजली की एक लकीर दूर कहीं खिंची। ईशांत ने कुछ देर सोचा, सच में ठहर कर सोचा। आवाज घबराई हुई थी। कोई बच्चा था, उसके घर में कोई बीमार था और रात ढल रही थी। उसने बुखार की दवाइयाँ निकाली, पैरासीटामोल की स्ट्रिप्स, एक ओआरएस का पैकेट और एक क्रोसिन की शीशी। सब एक प्लास्टिक की थैली में डालें। थैली को साइकिल के हैंडल से लटकाया और निकल पड़ा। गोपालगंज की आबादी उसे पीछे छोड़ती गई। पहले घर कम होते गए, फिर रोशनी कम होती गई, फिर सड़क कम होती गई। कच्चे रास्ते पर साइकिल के पहिए एक अजीब किस्म की सिसकारी भरते थे, जैसे गीली मिट्टी शिकायत कर रही हो। दोनों तरफ खेत थे, जिनमें धान की फसल अंधेरे में काली पड़ चुकी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। ईशांत ने अपनी साइकिल की डायनेमो लाइट जलाई। उसकी रोशनी बहुत कम थी, बस इतनी कि 2 गज आगे का रास्ता ही दिखा सके। वो चलता रहा। लगभग 1.5 किलोमीटर बाद खेत खत्म हुआ और एक छोटा सा गांव शुरू हुआ। 5-6 घर थे, सबके सब अंधेरे में डूबे। एक घर की खिड़की से ढिबरी की रोशनी झांक रही थी। किसी के घर में रेडियो पर कोई पुराना भजन बज रहा था, धीमा, बहुत धीमा, जैसे कोई सपने में गा रहा हो। आखिरी घर बाकी घरों से अलग था। अलग इसलिए नहीं कि वो बड़ा था या छोटा था, अलग इसलिए कि वो घरों की कतारों से बाहर था। कोई 50 कदम आगे, जहां गांव खत्म होता था और जंगल के दरख्त शुरू होते थे। उन पेड़ों ने उस घर को 3 तरफ से घेरा हुआ था, जैसे पहरा दे रहे हों या कैद कर रहे हों, ये तय नहीं था। ईशांत ने साइकिल रोकी और तभी बारिश शुरू हो गई। पहले 1 बूंद, फिर 2, फिर जैसे किसी ने पूरा आसमान उलट दिया। ईशांत भागा, उस घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। एक बच्चा था, 12-13 साल का, पतला, सांवला, आंखें बड़ी बड़ी। उसने ईशांत को देखा और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। कमरे में रोशनी एक ढिबरी की थी, कांपती हुई पीली। उस रोशनी में ईशांत ने देखा
कि पास में एक खाट पर एक आदमी लेटा है। उम्र कोई 37-38 साल। देखने में मजबूत किस्म का आदमी था, मगर अभी उसकी तह जैसे भीतर से जल रही थे। सांस सुखड़ी हुई थे। माथे पर पसीना इतना था जैसे उसने अभी कुआं खोद कर आया हो। ईशांत उसके पास गया, माथे पर हाथ रखा। बदन भट्टी की तरह तप रहा था। कब से है? ईशांत ने बच्चे से पूछा। बच्चे ने 3 उंगलियां दिखाई। 3 दिन। ईशांत डॉक्टर नहीं था, ये वो जानता था, मगर 3 साल दवाई की दुकान पर काम करते करते उसने इतना ज़रूर सीखा था कि बुखार में क्या करें क्या ना करें। उसने थैली खोली, पैरासेटामोल की एक टैबलेट निकाली, बच्चे को इशारे से पानी लाने को कहा। बच्चा रसोई की तरफ गया। ईशांत अकेला हो गया उस कमरे में, और तब उसने पहली बार उस कमरे को ठीक से देखा। दीवार पर एक तस्वीर थी, मामूली सी काठ की फ्रेम में एक परिवार की तस्वीर, काले सफ़ेद रंग में धुंधली सी। उसमें एक औरत थी, वही बच्चा था और वो आदमी जो खाट पर लेटा था। मगर उस तस्वीर में एक अजीब बात थी। औरत के चेहरे पर, सिर्फ उसके चेहरे पर कुछ ऐसे दाग थे जैसे किसी ने उसकी आंखें खुरच दी हों, नाखून से या किसी नुकीली चीज से। ईशांत ने नजरें हटाई। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, लकड़ी की, जिसका एक पल्ला टूटा हुआ था और वो झुका था, बंद नहीं हो पा रहा था। उस अलमारी की दरार से ईशांत को यकीन था कि उसने देखा था। एक हाथ लटक रहा था, एक औरत का हाथ, सफेद चूड़ियां। ईशांत का दिल एक पल के लिए रुका। उसने आंखें झपकाई, दोबारा देखा। अलमारी का वो पल्ला बंद था, जैसे अभी खुला ही नहीं था। बच्चा पानी लेकर आ गया। ईशांत ने उस आदमी को उठाने में मदद की, उसे दवाई दिलाई, पानी पिलाया। आदमी ने आंखें खोली एक पल और ईशांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शुक्रगुजारी या कुछ और। ईशांत तय नहीं कर पाया, क्योंकि वो आंखें फिर बंद हो गईं। बारिश तेज हो गई थी। ईशांत ने बच्चे से कहा कि डॉक्टर को लाना ज़रूरी है, रात में नहीं तो सुबह सबसे पहले। बच्चे ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ? ईशांत ने पूछा। बच्चे का चेहरा बदला एक पल के लिए, सिर्फ एक पल। उसकी आंखों में कुछ ऐसा आया जो ईशांत ने पहले कभी किसी बच्चे की आंखों में नहीं देखा था। वो दुख नहीं था, वो डर भी नहीं था, वो कुछ और था। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उस अलमारी की तरफ देखा। ईशांत को जाना चाहिए था, ये बात उसके दिमाग में थी, स्पष्ट, साफ। बारिश थमे तो निकल जाऊंगा, मगर बारिश थमने का नाम नहीं ले रहे थे। छत पर पानी की धमक इतनी थी जैसे 1000 ढोल एक साथ बज रहे हों। वो खाट के पास की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। बच्चा उस आदमी के पास ही जमीन पर बैठ गया, घुटने छाती से लगाकर, सिर झुकाकर। ईशांत ने देखा कि बच्चे के होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो या कोई दुआ मांग रहा हो। घड़ी नहीं थी कमरे में, टाइम का अंदाजा नहीं था। ईशांत की नज़र फिर उस अलमारी पर गई और इस बार उसने देखा वो टूटा हुआ पल्ला धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भीतर की तरफ से धकेला जा रहा था, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। ईशांत की सांसें रुकी। वो पल्ला 1 इंच खुला, 2 इंच, और फिर हवा का एक झोंका आया, ढिबरी बुझ गई, पूरा कमरा काला। ईशांत के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो कुर्सी पर जम गया। अंधेरे में उसे सिर्फ 2 चीजें सुनाई दे रहे थे, बारिश की धमक और वो अलमारी का किरकिराना।
फिर एक आवाज आई, औरत की आवाज, मगर घर के अंदर से नहीं, बाहर से, दरवाजे के उस पार से, एकदम पास, दरवाजे से सट कर खड़ी हो जैसे। मुझे अंदर आने दो। इतनी धीमी आवाज कि ईशांत को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सुना, मगर बच्चे ने सुना, क्योंकि बच्चे ने उसी वक्त एक तेज आवाज में कुछ कहा, नहीं। बस एक शब्द, मगर उस नहीं में इतना कुछ था, इतना दर्द, इतनी थकान, इतनी पुरानी आदत, जैसे ये बच्चा ये रोज नहीं कह रहा हो। ढिबरी फिर चली। बच्चे के हाथ में माचिस थे। ईशांत ने उसे देखा। बच्चे के चेहरे पर आंसू नहीं थे, डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी थकान थे जो उस उम्र के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थे। वो कौन था? ईशांत ने पूछा फुसफुसाते हुए। बच्चे ने एक पल ईशांत को देखा, फिर उसने कहा, अम्मा। ईशांत का दिल भारी हो गया। अम्मा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या अम्मा अब नहीं है? बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ। कब? बच्चे ने उस अलमारी की तरफ देखा, फिर ईशांत की तरफ, फिर बोला, 4 दिन पहले। 4 दिन। ईशांत के जहन में एक बात कौंधी। 4 दिन पहले, और उस आदमी को बुखार 3 दिन से है। उसने धीरे से पूछा, अम्मा को क्या हुआ था? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी नज़र एक बार फिर उस अलमारी पर ठहरी और ईशांत को समझ आ गया कि वो सवाल उसे नहीं पूछना चाहिए था। बारिश धीमी हुई, रुकी नहीं, बस धीमी हुई। ईशांत उठा। उसने बच्चे को बताया कि दवाई हर 6 घंटे में देनी है, पानी खूब पिलाना है और सुबह होते ही पास के गांव के डॉक्टर को बुलाना है। बच्चे ने सब सुना, सब समझा। ईशांत दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी उसने देखा दरवाजे के बाहर चौखट पर कीचड़ में 2 पैरों के निशान थे। पतले पैर, औरत के पैरों के निशान, मगर वो निशान बाहर से अंदर आने के नहीं थे, वो निशान अंदर से बाहर जाने के थे। जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर बाहर गया हो और फिर दरवाजे पर खड़ा होकर वापस आने की कोशिश करता रहा हो। ईशांत के पांव चौखट पर ही ठिठक गए। वो मुड़ा। बच्चा उसे देख रहा था, आंखें शांत, चेहरा शांत, मगर उस शांति में कुछ था, जैसे तूफान के बाद की खामोशी होती है, जिसमें हर चीज टूटी होती है मगर हिलती नहीं। जल्दी जाइए, बच्चे ने कहा। रात को मत रुकिए यहाँ। ईशांत ने उसे देखा एक बार, सिर्फ एक बार, और निकल पड़ा। साइकिल पर बैठकर जब ईशांत वापस उस कच्चे रास्ते पर आया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर रुकने से पहले जब वो उस गांव की आखिरी झोपड़ी के पास से गुजरा, उसने एक बुजुर्ग औरत को देखा। वो झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी, अंधेरे में। उसकी नज़र उस आखिरी घर की तरफ थी। ईशांत ने साइकिल रोकी। वो घर, उसमें कौन रहता है? उसने पूछा। बुजुर्ग औरत ने उसे देखा, एक पल चुप रही, फिर बोली, रमेश और उसका बेटा छोटू। रमेश की घरवाली 4 दिन पहले गई कुएं में। ईशांत के गले में कुछ आ गया। कुएं में? हाँ, अपने आप गई रात को, किसी ने नहीं देखा। औरत ने एक पल रुक कर कहा, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वो गांव के बाहर है, जंगल की तरफ। ईशांत ने पूछा, क्यों? औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात ईशांत ने नींद में एक सपना देखा। एक औरत थी, सफ़ेद कपड़ों में भीगी हुई। वो एक कुएं के पास खड़े थे, उसके हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ थे। वो ईशांत की तरफ नहीं देख रहे थे, वो उस आखिरी घर की तरफ देख रहे थे।
वो धीरे धीरे उस घर की तरफ चल रहे थे। ईशांत सपने में चिल्लाना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। औरत घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, उसने बस अपनी हथेली दरवाजे पर रखी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ईशांत की आंख खुली। सुबह के 4 बज रहे थे। कमरे में ठंड थी। उसका कुर्ता पसीने से भींगा हुआ था। अगले दिन ईशांत ने श्रीकांत जी को सब कुछ बताया। श्रीकांत जी उस रात शादी से लौट आए थे। वो देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक पुरानी बात बताई जो उन्हें बहुत पहले एक बुजुर्ग वैद्य ने बताई थी। उस गांव के बारे में, उस आखिरी घर के बारे में। जो बात थी वो ये थी, आज से लगभग 30 साल पहले उस आखिरी घर में एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। आदमी का नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद एक मामूली किसान था मगर उसकी एक बुरी आदत थी, रात को पीना, और पीने के बाद वो बदल जाता था। उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। शकुंतला चुपचाप रहती थी, हंसती थी कम, मगर उसकी आंखों में एक जिजीविषा थी, जीने की, बचने की। एक दिन सब ठीक हो जाएगा इस उम्मीद की। मगर एक रात, एक बारिश की रात, हरि प्रसाद घर आया पिया हुआ, और उस रात जो हुआ वो गांव ने सुना मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। शकुंतला की लाश सुबह मिली उस अलमारी में जिसका एक पल्ला टूटा हुआ था। हरि प्रसाद फरार हो गया। बच्ची किसी रिश्तेदार के पास चली गई। घर खाली हो गया। सालों बाद रमेश उस गांव में आया। बाहर का आदमी था। उसे वो पुरानी बात मालूम नहीं थी। सस्ता घर मिला तो ले लिया। बीवी लाया, बेटा हुआ, जिंदगी चलने लगी। मगर छोटू जब से होश संभाला, रात को कभी कभी एक औरत को देखता था उस कमरे में अलमारी के पास खड़ी। रमेश ने मान लिया कि बच्चे को वहम है। मगर 4 दिन पहले रमेश की पत्नी रात को उठी। छोटू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ आंखें खुली, भाव शून्य, घर से बाहर जा रही हैं। छोटू चिल्लाया, रमेश उठा, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। कुएं के पास वो जो गई वो सब गांव वालों ने देखा। रमेश को सदमा लगा और सदमे में बुखार, और छोटू अकेला बच्चा 3 दिन रात उस घर में अकेला बैठा रहा, डरते हुए, उम्मीद करते हुए। और फिर उसने वो नंबर मिलाया भवानी मेडिकल स्टोर का। मगर श्रीकांत जी ने जो बात आखिरी में कही वो ईशांत को सबसे ज़्यादा थी, जो परेशान कर रहे थे। बेटा, उस स्टोर का जो नंबर है वो डायरेक्टरी में नहीं है, वो पुराना है, बदल चुका है। नया नंबर किसी को नहीं पता, पिछले हफ्ते ही बदला है। ईशांत ने एक पल रुक कर पूछा, तो छोटू को नंबर कहाँ से मिला? श्रीकांत जी ने जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर देखते रहे। शाम को ईशांत फिर उस गांव गया। दिन में इस बार रमेश ठीक हो रहा था। एक दूसरे गांव का डॉक्टर आ चुका था। छोटू बाहर बैठा था धूप में, घुटने छाती से लगाए। ईशांत ने उसके पास बैठकर एक ही सवाल पूछा, तुम्हें वो नंबर कैसे मिला? छोटू ने उसकी तरफ देखा, लंबी देर देखता रहा, फिर बोला, अम्मा ने दिया था उस रात जाने से पहले। ईशांत की रीढ़ में एक सिहरन उतरी, धीरे धीरे ऊपर से नीचे। अम्मा ने? छोटू ने सिर हिलाया। हाँ, कहा था अगर कुछ हो जाए तो इस नंबर पर फोन करना, कहना कि जल्दी आओ। ईशांत ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, घर की तरफ देखा, उस अलमारी वाली खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर कोई नहीं था, मगर खिड़की का पर्दा हल्का सा हिल रहा था। बाहर हवा नहीं थी।
ईशांत उस दिन घर लौटा तो माँ ने पूछा, कहाँ था कल रात? उसने कहा, दवाई देने गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा। ईशांत खाना खाते खाते सोचता रहा, वो औरत शकुंतला जो 30 साल पहले उस अलमारी में मरी थी, जिसकी आत्मा उस घर में रह रहकर दर बदर साल दर साल, जिसने एक रात रमेश की पत्नी को खींचा या शायद किसी और ने खींचा, ये कोई नहीं जानता, मगर उसने, उस आत्मा ने एक बच्चे को एक नंबर दिया, एक ऐसे नंबर की जानकारी जो किसी के पास नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रमेश बचे, क्योंकि वो चाहते थे कि छोटू अकेला ना रहे, क्योंकि शायद एक औरत जो खुद कभी नहीं बची, वो यही कर सकते थे, किसी और को बचाना। और शांत उस बारिश की रात में उसका जरिया बना था। जाने अनजाने रमेश ठीक हो गया, छोटू उस साल स्कूल जाने लगा। वो घर उन्होंने नहीं छोड़ा, शायद छोड़ नहीं सकते थे, या शायद अब डर नहीं लगता था। और वो अलमारी एक दिन छोटू ने खुद उसे बाहर निकाला, खेत में ले जाकर जला दिया। ईशांत ने ये बात बाद में सुनी। सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, और उस दिन से जब भी भवानी मेडिकल स्टोर का फ़ोन बजता था, ईशांत एक पल रुककर रिसीवर उठाता था। एक पल, बस एक पल, जैसे मन में कोई दुआ मांग रहा हो या शायद शुक्रिया अदा कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।